नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शुभम। आपको बता दें, लगातार गुड न्यूज टुडे पर हम ये महा कवरेज दिखा रहे हैं। इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है और इस महा कवरेज में आपको हम अब सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की, जिसमें आप देख सकते हैं कि रांची, लखनऊ, प्रयागराज, अहमदाबाद, चेन्नई और बेंगलुरु में, साथ ही साथ जयपुर में किस तरह से चांद नजर आ रहा है। आपको बता दें, दिल्ली के थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी और अहमदाबाद अब आप देख सकते हैं यहां पर लगभग जो है चांद आपको ढक चुका है पूरी तरह से। आप देख सकते हैं उस पर छाया आ चुकी है पृथ्वी की और ये दिखता हुआ आपको नजर आ रहा है। क्लैरिटी अब आपको देखिए उतनी नहीं मिलेगी, लेकिन चेन्नई देखिए, चेन्नई में, बेंगलुरु में भी अभी वक्त बाकी है और बाकी आपको तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे थे। आपको हम दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे थे, किस तरह से दिल्ली में पूरी तरह से अब वो समय आ गया, क्योंकि अदिति लगातार हमारे साथ बनी हुई थी और अदिति लगातार बता रही है हमें किस तरह से 11:20 के बाद बताया जा रहा है। अदिति, आप ये कह रही थी कि 11:20 के बाद हम थोड़ा थोड़ा जो है पूरी तरह से नहीं, लेकिन 11:40 के आसपास हम ब्लड मून देख पाएंगे। लेकिन देखिए, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण जो हम दिखा रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीर है। अदिति देखिए, अब शायद ही एक जरा सा हिस्सा बचा है जो हम देख पा रहे हैं चांद का। जी, ये टोटलिटी, इसको हम साइंस में बोलते हैं टोटलिटी, 11:41 से शुरू हो जाएगी इंडिया में। और टोटलिटी सोलर इक्लिप्स का जो पार्ट है, वो ब्लड मून जो आप देखना चाह रही हैं, जिसमें रेड और ऑरेंज शेड आज दिखेंगे, ये 11:40 से 12:23 तक हम देखेंगे। एक और चीज आज मैं जो बोलना चाहूंगी, ये पृथ्वी बीच में हर अमावस्या के दिन आती है। अगर हम अमावस्या को समझे तो पृथ्वी ही बीच में आती है उस दिन, जब हम चंद्रमा पे नहीं देख पाते और हम अमावस्या यहाँ मानते हैं। पर आज ही चंद्रमा ऐसी स्थिति में क्यों है कि आज हमें रेड और ऑरेंज शेड दिख रहे हैं। उसका कारण एक मैं बस सिंपल भाषा में बताना चाहूंगी कि चंद्रमा 5 डिग्री टिल्टेड होता है। अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है। अगर हम चंद्रमा की तो वो भी 5 डिग्री उसकी कक्षा में झुका हुआ है। इस वजह से क्या होता है, जब हमेशा लूनर साइकिल पास होती है, यानी जब चंद्रमा अपने सारी कलाओं को पास करके जब पृथ्वी के पीछे जाता है, और हर महीने जब हमें अमावस्या मिलती है, पर हर महीने हमें ये रेड और ऑरेंज शेड नहीं दिखते, क्योंकि उसकी कक्षा या तो ऊपर से पास हो जाती है और या नीचे से पास हो जाती है। उसे हम एपोजी और पेरिजी भी बोलते हैं। आज चंद्रमा जो है वो पेरिजी से पास हो रहा है। पेरिजी एक ऐसा पास का नोड है, एक ऐसा पास का पॉइंट है जिसमें वो एकदम सीध पे है, यानी उसका जो वो डिग्री का जो टिल्ट है, डिग्री का जो झुकाव है, वो बिल्कुल न्यूनतम झुकाव पे आज चंद्रमा है, जिससे वो पास हो रहा है पृथ्वी के पीछे से। इसलिए आज ही हम उसको रेड और ऑरेंज शेड में देख पाएंगे, क्योंकि अमावस्या भी रोज आती है, यही स्थिति बनती है कि पृथ्वी बीच में से निकल और नहीं देख पाते हम। तो ये आज बहुत स्पेशल दिन है। मैं सभी को बोलना चाहूंगी कि आज जितना हो सके ये घटनाएं समझनी चाहिए, क्योंकि आज हम और टर्की में बिल्कुल अदिति, अगर आप देख रही होंगी, टर्की की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वहां रेडिश हल्का सा दिख रहा था हमें। हम फिर से कोशिश करेंगे, चलिए वहां की तस्वीरें दिखाने की और आपके पास आएंगे हम। लेकिन संजय जी के पास यहाँ पर आते हुए, संजय जी देखिए, अब धीरे धीरे जो है ग्रहण काल में तो हम पहले ही प्रवेश कर चुके हैं, धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा है। हालांकि इस बार कह रहे हैं ना कि समय पीरियड ज्यादा हमें मिला है कि हम लंबे समय तक देख पाएंगे इस पूरे ग्रहण को। लेकिन इस पूरे ग्रहण काल की हम बात कर रहे थे, जब तब की हमने बात की, लेकिन साथ ही साथ हम हमेशा इस बात का भी जिक्र करते हैं कि जितने भी खाने पीने की चीज़ें हों वो पहले ही लोगों ने बना ली होंगी, उस पर तुलसी दल ज़रूर रखें। इसके पीछे की क्या वजह रही है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है श्वेता जी आपने। कहा जाता है कि जो तुलसी होती है वो एंटी फंगस होती है, कि उसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है। और आप किसी भी पानी में, जल में डाल दें, हमारे मंदिरों में जो हम चरणामृत देते हैं तो उसमें तुलसी दल डाल के रखते हैं, जिससे कि लोग जो मंदिर जाकर के डेली दर्शन करते हैं वो जल्दी से रोगी कभी भी नहीं होते। कारण ये है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। दूसरा, कुशा का प्रयोग हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कुशा के आसन पर बैठ करके अगर आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी तर्पण करते हैं, कोई भोजन करते हैं या भजन करते हैं, कुछ भी करते हैं, और कुशा को भी अगर आप डाल दें तो वो भी एंटी फंगल होता है। क्योंकि इस वक्त जब कहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो है चंद्रमा और सूर्य की जो रोशनी है, पूरी तरीके से चंद्रमा जो है पृथ्वी की वजह से ढक गया है, जिस कारण से जो है चंद्रमा की जो वाइब्रेशन है, पॉजिटिविटी है, कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में जब आती है तो वो क्या है, कहीं ना कहीं रुक रही है, हमारे पास पूरी रेज नहीं आ पा रही कहीं ना कहीं। तो ग्रहण का काल कहलाता है ज्योतिष के आधार पर।
और ग्रहण में क्या है कि नेगेटिव ऊर्जाएं, कहते हैं कि जब अंधकार आता है तो नेगेटिव ऊर्जा बढ़ जाती है, तभी कहते हैं कि अंधेरे में लोग जाने से डरते हैं क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा ज़्यादा होती है। अमावस्या की रात को लोग कहते हैं कि तंत्र मंत्र यंत्र बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि उस वक्त अंधकार होता है। तो जब हमें अंधकार से प्रकाश की ओर आना है, जो हमारा ज्ञान है, कहा जाता है गुरु का अर्थ भी यही होता है, गु जमा रू, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए, ज्ञान की खोज में ले आए। और जितने भी हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि भाई ये जो है संत थे, संत कोई भी नहीं थे, वो साइंटिस्ट थे, सेंट्स थे, जिन्होंने इतने बड़े बड़े आविष्कार किए। पहले ही बता दिया मंगल का कलर लाल है, चंद्रमा इतना बड़ा है, और हमारे वेदों में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और जिनको हमें आकलन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आप देखें कि गीता का जब पाठ करते हैं उसमें सांख्य योग के बारे में आपने जो बात की संजय जी, आप मध्य प्रदेश से हैं शुभम, अभी हाल ही में हमने खबर भी दिखाई थी, वहां पर वैदिक घड़ी लगाई गई है। बिल्कुल, अगर आपने जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह पहल की है देश में पहली बार, और उन्होंने अपने आवास में वैदिक घड़ी लगाकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि ये तो शास्त्रों से ही हम समय देखना जानते थे, आजकल की घड़ियां। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा जी, पहले क्या होता था कि अगर आपके पास घड़ी नहीं है तो आप क्या है, चंद्रमा की जो छाया है, जब ये सूर्य की छाया है, सूर्य की छाया से देख सकते हैं। अगर आप अपने अंगूठे को ऐसे कर लें और उसकी जितनी रोशनी पड़ रही है तो आप उसकी रोशनी से आप देख सकते हो कि अगर कितने बजकर कितने मिनट हुए, कितने सेकंड हुए, ये हम हाथ से भी बना सकते हैं इसको। और अगर आप पुराने, क्योंकि हमारे शास्त्रों में घड़ियां पहले होती नहीं थी लोगों के घर पे, तो वो छाया के हिसाब से जो है समय का आकलन कर लेते थे कि 4 बजे यहाँ पर जो है सूर्य आया है, 5 बजे यहाँ आया है, 4:30 बजे आया। तो आप अंगूठे से जहाँ तक रोशनी पड़ रही है आप उतनी बिलाल नाप लें तो आपको सही वक्त का समय पता चल जाएगा। तो ये कैलकुलेशंस हैं जो हमारे शास्त्रों में सिखाई गई हैं, तो उनको समझना पड़ेगा। और हर चीज़ साइंटिफिक है, जैसा अदिति जी ने बताया, बड़ा अच्छा लगा मुझे आज इनसे मिलके कि इन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं और इतनी नॉलेज है इनको। तो पर क्या है, मैं कहूँगा कि आपने साइंस के हिसाब से पढ़ा, पर मैं कहूँगा कि अपने ग्रंथों को भी थोड़ा स्वाध्याय करें जिससे आपकी ज्ञान और ज़्यादा वृद्धि हो, क्योंकि ये समय एक ऐसा समय, दोनों ही जरूरी है क्योंकि सही बोल रहे हैं, देखो दोनों जरूरी है। और हमें ज्ञान किसी भी विषय पे हो, मैं कहूँगा कि एक विषय नहीं, हर विषय पर हमारे को ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी हम जो है हमारे जीवन में उन्नति कर पाएंगे। और ज्ञान के बिना गति नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। अच्छा जेपी सिंह जी, क्या आप मानते हैं कि अगर वेद और विज्ञान दोनों नहीं होते, वेद विज्ञान अगर दोनों नहीं होते, तो क्या आज हम ये गणना कर पाते, क्या आज हम चर्चा कर पाते ग्रहण पर? देखिए, आपको एक महत्वपूर्ण बात बोलूं, आज हम इस विषय पे बहस करें या जो मर्जी करें, पर आज भी साइंटिस्ट भी इस चीज़ को मानते हैं कि हमारे शास्त्रों में इन सारी चीज़ों की, सारी गणनाओं का उल्लेख है। आज इसरो के प्रधान जब चंद्रयान जा रहा है तो जाके तिरुपति बालाजी में नतमस्तक हो रहे हैं कि प्रभु इसे सफलता देना। तो इससे क्या समझ में आता है कि वो खुद मानते हैं कि ईश्वरीय कृपा के बिना ये कार्य सिद्ध नहीं होंगे। और शास्त्रों में इन सारी चीज़ों का उल्लेख है कि क्या मुहूर्त होना चाहिए, क्या घटिपल होना चाहिए, किस क्षण पर कौन सा कार्य करना चाहिए। पितरों का खास तौर पे तर्पण करते वक्त हमेशा एक बात कही जाती है, और कई बार पितृपक्ष को इस तरह मान लिया जाता है जैसे कोई मनुष्य समय आ गया हो, अब तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, जबकि ये श्रद्धांजलि है, श्रद्धा सुमन अर्पित करने का समय है। और इस समय में खास तौर पे देखिए, आपको एक जैसे कहते हैं गोल्डन बोनेंजा ऑफर, वो आपको मिल गया कि पहले ही दिन आपको चंद्र ग्रहण मिला, और वहाँ पर खास तौर पे ऐसी स्थिति में जहाँ कुंभ राशि में, अगर आप कुंभ राशि को देखें तो कुंभ राशि क्या है, एक घड़ा जिसमें से जल छलक रहा है। तो ज्ञान के विस्तार का समय आ गया है, ये इक्वेरियन टाइम है। अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी अगर आप देखें तो इसे इक्वेरियन टाइम कह रहे हैं कि अब ज्ञान विस्तृत होने वाला है, बंटने वाला है। और भारत के लिए पहले ही ये विश्व में कह दिया गया है कि भारत अब विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो भारत के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। तो हम ये कैसे मान लें कि हमारे शास्त्रों में जो उल्लेख किया गया है, या जो हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं, या जो ज्योतिष कहता है, वह कहीं अलग है। जैसे आप बच्ची की हम बात सुन रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो जिस तरह से साइल की बात कर रहे थे कि पूरे महीने हमें वेट करना पड़ेगा और बात करना पड़ेगा। मैं कई बार इस बात से अचरज हो जाता हूँ कि कई महिलाएं आती हैं, उनको पता ही नहीं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या है। वो कहते हैं ये कैसे जाने जी, तो एक कैलेंडर ले लें जी, कैसे पता करें। तो कहने का मतलब है कि हमें इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। आज हमारी सोसाइटी कहीं ना कहीं इस चीज़ को भूल रही है और उसके कई दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। पर अगर हम, जैसे अब जीएनटी पहल करता है हर समय
एक महा कवरेज करके और पूरी बात आपके सामने रखने की। तो ये बात समझने योग्य है कि इस समय का सदुपयोग करके आप अपने बच्चों को भी ये ज्ञान दें और आने वाली पीढ़ियों को इस चीज़ के लिए जागृत करें ताकि हम और उन्नति की तरफ बढ़ सकें, क्योंकि हमें विश्व गुरु बनना है भारत को। और रहा सवाल यहाँ की बात, अगर प्रैक्टिकली आप देखें दुष्प्रभाव की बात करें चंद्र ग्रहण की, जो हम कई बार हम देखते हैं कि लोग कई बार भयभीत करते हैं। मैं इस चीज़ के लिए एक अंडरलाइन कर दूं, आपकी पत्रिका क्या कह रही है, ये मुख्यतः बात याद रखिएगा। आपकी पत्रिका में किस चीज़ की दशा चल रही है, शनि है, बृहस्पति है, राहु है, कौन सी दशा चल रही है, आपकी कुंडली में किस चंद्रमा कितने अंश पर है, क्या आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण बनता है, राहु चंद्रमा के साथ में है, केतु के साथ में है, शनि के साथ में, तो ये सारी चीज़ें ध्यान देने योग्य, खाली भयभीत होना नहीं है। तो इससे ऊपर उठकर हमें इस चंद्रग्रहण का लाभ लेना है, इससे ये समझना है कि हाँ मैं अपने जीवन में कैसे उत्थान करूं, क्या चीज़ नहीं मैं हासिल कर सकता हूं। और ये जो घटनाएं होती हैं, खगोलीय घटनाएं जो होती हैं, ये विश्व में परिवर्तन के लिए होती हैं और ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए अगर प्रकृति कोई ना कोई चीज़ करती है, चाहे आज बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, तो इसके बाद कहीं ना कहीं हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, उनसे बचाव के रास्ते बनाएंगे, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी और एडवांस हो जाएगी। हाँ ये होना नहीं चाहिए था, बट अगर ये हुआ है तो अब इससे बचाव क्या है, तो यानी कि टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी, हमारी अब नींद खुल गई है। पंजाब में आज जो स्थिति है, तो क्या हमें ये पता नहीं है कि पंजाब में ये स्थिति हुई, तो क्या इसके लिए कारण थे, कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए थी। मैं ये ज्योतिष के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी या साइंस की बात कर रहा हूँ, तो वो अब अवेयरनेस बढ़ेगी। बिल्कुल। तो इसी तरह से अगर हम ज्ञान के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में ज्ञान को बढ़ाएंगे, उसकी अवेयरनेस बढ़ाएंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में नई उन्नति के मार्ग खुल जाएंगे। बिल्कुल। अदिति के पास चलते हुए, अदिति यहाँ पर देखिए लगातार जब हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये महा कवरेज है 6 बजे से लगातार हम दिखा रहे हैं टेलीविजन पर कि किस तरह से ग्रहण जो है, पहले सूतक काल था, उसके बाद अब पूरा ग्रहण का समय आ गया है। आप लोगों से भी हम जान रहे हैं, स्पेस साइंस जो जानते हैं, पढ़ते हैं, ये बताइए खास करके मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, स्पेस साइंस जो जानना चाहते हैं, और ख़ास करके जो एमेच्योर एक तरह से जो है अभी या तो साइंटिस्ट कह लीजिए या फिर जो अभी रिसर्चर्स हैं, उनके लिए भी इस वक्त की जो टाइमिंग है लाइट की बढ़ने घटने की, या फिर किस तरह से वो पड़ रही है, किस तरह से बदलाव हो रहा है, तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसको पढ़ा जा सकता है, स्टडी की जा सकती है इस समय, और उसको ऐड ऑन करके जो बाद में मैप्स बनते हैं उसमें और ऐड ऑन किया जा सकता है। जी, मैं एक तो सारे सभी आचार्यों को प्रणाम करना चाहूंगी, क्योंकि मैं ही सिर्फ साइंस की तरफ से हूँ। मैं ये बोलना चाहूंगी कि भारत में जो पहले खगोल शास्त्र है उसकी कैलकुलेशन और अभी जो ज्योतिष शास्त्र है उसकी कैलकुलेशन इसीलिए ठीक होती थी क्योंकि कैलकुलेशन हम भी करते हैं साइंस की दृष्टि से, बस हम भविष्यवाणियां नहीं करते, हम किसी का भविष्य या उन्हें डराते नहीं या फिर उन्हें चेतावनी नहीं दे पाते क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है। कैलकुलेशन आप लोग भी वही करते हैं जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जो साइंस के जो विद्यार्थी हैं, जो साइंस में आप जानना चाहते हैं, वो ये सब चीजें आप प्रत्यक्ष देख पाएंगे, सामने से देख पाएंगे कि लाइट कैसे बेंड होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में जब स्पेक्ट्रम की सारी लाइट बेंड होके और फिर रेड और ऑरेंज लाइट ही पहुंचती है, उसको आज देख पाएंगे। एक और बात मैं ये कहना चाहूंगी कि टोटलिटी जो अब शुरू होने वाला है 11-20, 11-21 से, जब वो अम्ब्रा कवर हो जाएगा, अंदर की रिंग कवर हो जाएगी, वो इसीलिए होगी क्योंकि वो जो डिग्री मैं बता रही थी कि आज सबसे न्यूनतम पॉइंट पे, पेरिजी नोट पे वो चंद्रमा आज पहुंच चुका है। आदित्य, जो ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें अगर आप देख रही हैं, आप ही के साथ देखिए, हमने दिखाया है, चेन्नई की भी तस्वीर दिखा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की भी, जरा वो दिखाते रहिएगा, वो विंडो अदिति देख पाएंगी, तो वो आप जरा देख के बताइए ऑस्ट्रेलिया की कि वो अभी कहाँ तक पहुंचा हुआ है। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया जो तस्वीरें हैं वो अभी आगे की हैं, मतलब वो हमारे पीछे वो चंद्र ग्रहण देख पाएंगे। अच्छा, और ये चेन्नई की तस्वीर हम देख पा रहे हैं जहां पर ऑलमोस्ट हमें अब नहीं दिख रहा है। पूरा भारत में चंद्र ग्रहण कुछ मिनटों के आधार पे चेंज होगा, जो टोटलिटी है वो वही से शुरू होगी। जैसे हम सूर्य उदय देखते हैं कि अरुणाचल में सबसे पहले होता है, गुजरात में सबसे बाद में होता है, वो वही स्थिति है कि जैसे जैसे चंद्रमा राज्यों से उनके राइज टाइम से कवर होगा, यानी हर राज्य का, हर शहर का एक मून राइज टाइम होता है कि चंद्रोदय कब होगा, चंद्र अस्त कब होगा, वही उसी शहर के आधार पे कुछ मिनटों का फर्क रहेगा। जैसे चेन्नई में पूरा चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है, ये 11-21 का टाइम है। अब धीरे धीरे वो अम्ब्रा में
जाके लाइट फॉल होना शुरू हो जाएगी, यानी जो चंद्रमा पे लाइट अब पड़ेगी सन की, मतलब सूर्य की, वो अब पृथ्वी ऐसी एंगल से ब्लॉक करेगी कि अब वहां पे जाके वो रेड और ऑरेंज किरणें हमें दिखेंगी, वहां से ऐसी लाइट हमें रिफ्लेक्ट होके दिखेगी। तो अब ये 11:30 11:40 से हम टोटलिटी देख पाएंगे। बहुत बहुत दिलचस्प बात बता रही हैं अदिति। जैसा कि बताया आपने कि चेन्नई में पूरा हम देख रहे हैं पूरा ब्लैक हो चुका है। ये कितनी देर तक रहने वाला है चेन्नई में और कितना फर्क रहेगा तमाम शहरों में? जैसे अगर 1:27 पर ये समाप्त होता है चंद्र ग्रहण, तो कितने मिनट का फर्क रहेगा कि जब ये पहले सा चांद वापस आ जाए? जी, मैं एक बात बताना चाहूंगी, 1:27 या 30 पे अंदर की रिंग का चंद्र ग्रहण पूरा होगा। पर अगर हम साइंस की दृष्टि से बात करें तो हम 2 रिंग मानते हैं। एक अंदर की रिंग है जिसे मैं अम्बरा कह रही हूँ, एक उसके बाहर रिंग आती है जिसे हम पेनम्बरा कहते हैं। पेनम्बरा का चंद्र ग्रहण आज 2:30 बजे खत्म होगा। तो अगर साइंस की दृष्टि से बात करें तो ये 3.5 घंटे का ना होके 5.5 घंटे का चंद्र ग्रहण है हमारे लिए। और ये सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है 2018 के बाद में। मतलब हमने 7.5 साल इंतजार किया है इतना लंबा चंद्र ग्रहण देखने के लिए, जब पूरी पेनम्बरा अम्बरा दोनों कवर होके और ये ब्लड मून हमें दिख रहा है। अच्छा, इसके बाद अगले साल भी जो हमें चंद्र ग्रहण दिखेगा वो इतना लंबा नहीं दिखेगा। तो आप जो 1:30 बजे बात कर रहे हैं, 1:30 बजे अम्बरा से बाहर आ जाएगा, अम्बरा से चंद्रमा आगे आ जाएगा और पृथ्वी की धीरे धीरे छाया कम होना शुरू हो जाएगी। पर जो बाहर एक जो रिंग बनती है उसे पेनम्बरा कहा जाता है। वो रिंग जो है वो क्योंकि पृथ्वी का आकार चंद्रमा से बहुत बड़ा है, अगर चंद्रमा ही पृथ्वी को कवर करना है तो कुछ लाइट ऐसी है जो सिर्फ पृथ्वी के कोनों से जाएगी। वो जो पृथ्वी के आकार के कोने हैं उसे हम उस रिंग को पेनम्बरा कहते हैं। और ये जो चंद्रमा का आकार के जो रिंग बनती है इसे हम अंदर की रिंग बोलते हैं, इसे अम्बरा कहते हैं। जब से चंद्रमा पास होता है जिसे हम टोटलिटी में देख पाएंगे। तो ये आज 5.5 घंटे का पूर्ण चंद्र ग्रहण है और ये 1:30 बजे अम्बरा खत्म हो जाएगा। अम्बरा का संजय जी, इस बार का चंद्र ग्रहण और पिछले कई सालों का चंद्र ग्रहण आपने देखा और समझा होगा, उस पर भी अध्ययन किया होगा, अपना अनुमान और उपाय बताए होंगे आपने। कितना अलग देखते हैं, कितना भिन्न पाते हैं इस बार के चंद्र ग्रहण को बीते वर्षों के चंद्र ग्रहण के मुकाबले? देखो, ये वाला जो चंद्र ग्रहण है ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है। और जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है उससे पहले जो भी हमने चंद्र ग्रहण देखे आधे देखे, पर ये क्या है पूरा एक तरीके से फुल ऑन जो है चंद्र ग्रहण है। और ये ग्रहण इतने लंबे काल का है, जो जैसे अभी अदिति जी ने बताया कि 5 घंटे का जो चंद्र ग्रहण है, तो इतना बड़ा जो चंद्र ग्रहण होता है वो 18 के बाद से हम कहें तो सबसे टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम के हिसाब से काफ़ी बड़ा चंद्र ग्रहण है। और ये चंद्र ग्रहण जो है आप देखें कि हमें बहुत सारा ज्ञान प्रदान कर रहा है। आप देखें कितनी नॉलेजेबल बातें हम समझ पा रहे हैं इस ग्रहण में। और इस ग्रहण का जो लाभ है वो उठाया जा सकता है और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, मंत्रों का जाप किया जा सकता है। और उन ग्रहणों से ये ग्रहण काफ़ी बड़ा ग्रहण है। और ये इतना लंबा ग्रहण होने के कारण से आप कुछ भी चीज़ें सिद्ध करना चाहते हैं, मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा और जो भी आप करेंगे उस चीज़ में सफलता मिलेगी। क्योंकि सिद्धि के लिए कहते हैं कि क्षण बहुत होता है, परंतु क्या है इतना लंबा जब समय आपको मिल रहा है तो आपके पास 4-5 घंटे का समय जिसमें आप मंत्र साधना मेडिटेशन, मून मेडिटेशन जो होता है वो आज के दिन अगर किया जाए तो उसका विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। और हमारे मन के अंदर जो बहुत शांति आती है, क्योंकि चंद्रमा को जल तत्व का कारक माना गया है, क्योंकि वृश्चिक राशि, कर्क राशि और मीन राशि तीनों राशियां जो है जल की राशि हैं। और अब जो चंद्रमा जिस तरीके से जो है ग्रहण लगा है चंद्रमा को, उस वक्त आपका मन जो शीतलता की तरफ जाएगा और आप ध्यान मग्न हो जाएं। और जिनकी कुंडली के अंदर मैं कहूँगा चंद्रमा राहु की युति है, चंद्र शनि की युति है, चंद्र केतु की युति है, तो अगर ग्रहण योग आपकी कुंडली में भी ग्रहण योग है तो आपको मेडिटेशन बहुत ज़्यादा जरूर करना चाहिए। क्योंकि मन के विचार आपके बदलते हैं, आपका मन जो है बदलना शुरू हो जाता है। जब ग्रहण काल आता है तो मन में कई लोगों को अशांति हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, तो उसको मन को कंट्रोल करने के लिए आपको ध्यान मेडिटेशन योग साधना का सहारा लेना चाहिए। जो संजय जी आप कह रहे हैं ना जेपी सिंह जी, उसी बात को ये करते हुए, क्योंकि इससे पहले जब जो ज्योतिषाचार्य यहाँ बैठे हुए थे वो भी बता रहे थे कि इससे चंद्र ग्रहण के समय विशेष करके बिहेवियरल पैटर्न्स जो हैं वो लोगों के काफी बदलते हैं, काफी चेंज होते हैं। तो क्या जितने भी मतलब जातक हैं हर अलग अलग राशि के, क्या सभी के साथ ऐसा होता है या विशेष करके कुछ लोगों के साथ, कुछ खास राशि वालों के साथ? बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे अधिक प्रभाव उस पर
पड़ने बिल्कुल। वाला है। जेपी जी आपके पास आएंगे, संतोष के पास एक बार फिर से हम प्रयागराज चलते हैं और वहां पर चूंकि ग्रहण काल चल रहा है, सीधे संतोष इस वक्त जहां पर आप बैठे हैं साधु संतों के बीच में, बताइए इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि ये समय ही है ग्रहण का, तो जाहिर सी बात है सिद्धियां हो, तमाम तरह की चीजें हो, ईश्वर के प्रति जितना भी आप आभार अपना व्यक्त कर सकते हैं उससे बेहतर ये समय नहीं है। देखिए बिल्कुल ये जो ग्रहण, चंद्र ग्रहण का बिल्कुल एक तरीके से अगर कहा जाए कि पीक चल रहा है, पूरा चंद्रमा कहा जाए कि जिस चंद्र ग्रहण की शुरुआत हुई 9:57 से, उसके बाद से ही जो मंत्रोच्चारण है, जो लोग हैं वेद पाठी लोग हैं, जो पुरोहित हैं, वो अपने अपने मंदिरों में अपने इष्ट को याद कर रहे हैं। मैं प्रयागराज के ऐतिहासिक मनकामेश्वर मंदिर पर मौजूद हूं। इसका भगवान श्री राम से सीधा कनेक्शन है, भगवान श्री राम ने यहां पर आकर पूजा की और मैं उस मंदिर के प्रांगण में हूं। आप देखिए कि किस शांत भाव से यहां पर भगवान को याद किया जा रहा है। हर व्यक्ति के हाथ में माला है और वो अपने इष्ट देव को याद कर रहा है बिना किसी शोर के, शांत भाव से। हमारे साथ पुरोहित जी भी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, उनसे जानेंगे कि कहते हैं कि इसको लोगों को देखना नहीं चाहिए चंद्र ग्रहण, क्या ऐसा है और क्यों नहीं देखना चाहिए? भारतीय वैदिक वाङ्मय क्या कहता है? देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और ज्योतिषीय गणना के अनुसार भी जो शब्द है ग्रहण, ग्रहण शब्द ही अपने आप में यह परिभाषित करता है कि इसका कुछ न कुछ विपरीत असर होगा मानव जीवन पर, मानवीय जो भौतिक व्यवस्थाएं हैं उस पर। इसलिए इसको माना गया है कि इसका देखना जो है वर्जित है। इसका असर जो है मानवीय जीवन पर, जो हमारे ज्योतिषीय गणना के अनुसार जो 12 राशियां हैं, नवग्रह हैं, उनके अनुसार हम लोग ये मानते हैं कि जिन जिन राशियों पर इसका प्रभाव पड़ता है उसको देखने से बचना चाहिए। तो कौन कौन सी राशियां हैं, अगर माना जाए कि जैसे कहा गया कि कुंभ है, मकर है, ये राशियों के इस बार चंद्र ग्रहण को मतलब बुरा असर इनके ऊपर आएगा, क्या ऐसा कुछ? सबसे ज्यादा जो असर है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर जो है वो कुंभ राशि पर जो है ज्यादा असर दिख रहा है, उसी पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी है। और अन्य राशियां भी हैं जिन पर जो है अलग अलग उसका फल है। तो जो राशियां हैं वो राशियों के अनुसार जो भी जातक हैं उनको अपने राशियों के अनुसार उनको जप दान की व्यवस्था बताई गई है ज्योतिषीय गणना में। और जो व्यक्ति गुरु मंत्र से दीक्षित है वह अपने गुरु मंत्र का जप करेगा तो उसे इस ग्रहण के समय में पूरे पुरस्चरण का लाभ मिलता है। और जिस अपने गुरु मंत्र का ही जाप, हाँ, जो हम तो अपने गुरु मंत्र का ही जप कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने गुरु मंत्र नहीं लिया है वो अपने राशियों के अनुसार अब उसका मंत्र ग्रहों का कर रहा है। और भी पाठ जब जो भी करते हैं इस ग्रहण समय के काल में, जो भी जब पूजन भजन कीर्तन करते हैं वह जो है वो सर्वथा साध्य हो जाता है और वो साल भर के लिए पूरी तरह से वो प्रयोग में करने से उसका पूर्ण फल मिलता है। ये काल, ये जो वक्त है चंद्र ग्रहण का इसीलिए महत्वपूर्ण है कि आप देखिए कि हर व्यक्ति मंत्र का उच्चारण कर रहा है पूरी शुचिता के साथ, पूरे बिल्कुल संतोष, साथ ही साथ आपने अभी वहां पर जो पंडित जी मौजूद हैं उनसे आपने बात की और जाहिर सी बात है, देखिए हर किसी का अपना मत है, अपनी सोच समझ के हिसाब से लोग बता रहे हैं कैसे क्या करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जरा उनसे ये भी पूछिए कि वहां पर अभी तमाम जो साधु संत, उसमें हम वेद पाठी पंडित भी देख पा रहे हैं जो वहां पर मौजूद हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। जब ग्रहण काल खत्म होगा उसके बाद किस तरह की तैयारियां हैं वहां पर, फिर आगे क्या कुछ वहां पर होने वाला है, जरा उनसे पूछिए। जब ग्रहण खत्म होगा, अगर हम यहीं पर बात करें तो किस तरीके से फिर अब आगे की क्रियाकलाप शुरू, क्योंकि कहा गया कि अब सूतक काल के समय पर तो तमाम जो साधु संत उन्होंने भोजन ग्रहण बंद कर दिया और इस समय तो किसी को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन जब ये ग्रहण खत्म होगा तब फिर कैसे साधारण आदमी समझेगा कि क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ जो ज्योतिषीय और आध्यात्मिक धार्मिक जो व्यवस्था है उसमें जब मोक्ष काल हो जाएगा ग्रहण का, उसके बाद सबको स्नानादि कृत्य करने पड़ेंगे।
स्नानादिकृत्य करने के बाद जो वैदिक ब्राह्मण है उनको यज्ञोपवीत जो है वो बदलना पड़ेगा। इसके पश्चात जो है जो दान की विधि है जो है ग्रहण में, वह दान की वस्तुओं को दान करेगा। अब यह रात्रि में है, 1:27 तक है, 26 मिनट तक है, तो इसके बाद जो है स्नानादि करने के बाद जो है प्रातःकालीन सूर्योदय पर जो दान की वस्तु है, जैसे अन्न दान करना है, घी का दान करना है, स्वर्ण और रजत दान करना है, वस्त्र दान करना है और काला तिल और सरसों का तेल दान करना है। ये प्रातःकालीन हम लोग जो है उस विधि विधान के अनुसार से दान की वस्तुएं देंगे, उसके बाद ही जल ग्रहण करेंगे। शिवालय हो या कोई भी मंदिर हो, फिर उसकी क्या प्रक्रिया हो? उसकी प्रक्रिया यह है कि ये जो मोक्ष काल के बाद फिर प्रातःकालीन जो है वो संध्या वंदन का समय हो जाता है, ब्रह्म मुहूर्त आ जाता है, तो ब्रह्म मुहूर्त में फिर मंदिरों को खोला जाएगा, तो उसकी मंदिरों की साफ सफाई होगी, फिर जो है मंगला आरती का कार्यक्रम शुरू होगा। उसके बाद दैनिक जो जिस तरीके से पूजा पाठ है वो किया जाएगा, जैसे प्रतिदिन की जो दैनिक प्रक्रिया रहती है उसी के अनुसार से बिल्कुल संतोष। शुद्धिकरण के बाद तमाम क्रियाएं वो शुरू हो जाएंगी। जेपी सिंह जी आपके पास आ जाते हैं। जैसा कि अभी संजय सिंह बता रहे थे कि क्रोध आ जाना, मन विचलित हो जाना, तमाम बदलाव देखने को मिल सकते हैं मानसिक रूप से, लेकिन क्या कोई शुभ बदलाव भी देखने को मिलते हैं? क्या कोई अच्छे बदलाव भी आते हैं? ऐसा भी कुछ होता है क्या चंद्रग्रहण के दौरान किसी राशि के जातकों के लिए? देखिए बिल्कुल होता है, क्योंकि चंद्रग्रहण हर राशि के लिए अलग अलग स्थिति पर है। ये नहीं कि चंद्रग्रहण सबके लिए लग्न में ही लग रहा है, जैसे कुंभ राशि के लग्न में ही लग रहा है कि कुंभ राशि में है ग्रहण तो सबसे ज़्यादा उनके लिए प्रभावशाली है। जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये सबके लिए एक जैसा नहीं है, आपकी पत्रिका के आधार पर इसका राशि का गलन होगा। देखिए हम जब भी क्या अखबार में या टीवी पे कहीं पे भी देखते हैं तो वो एक मासेस के लिए या समाज के लिए राशिफल का उल्लेख किया जाता है, पर इंडिविजुअल जब बात आती है तो आपकी कुंडली में क्या दशा है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ सीधी सबसे पहली बात करें, कुंभ राशि में ये ग्रहण लगा है, शतभिदा नक्षत्र को क्रॉस करके ये जब पूर्वा भाद्र में जा रहा है, तो अब जिनकी पूर्वा भाद्र नक्षत्र है जिनका और उसका प्रथम चरण उनकी पत्रिका में है तो सर्वाधिक प्रभावशाली हो जाएगा। और अगर उसकी राहु की दशा या वहाँ पर शनि की दशा या चंद्रमा की दशा है तो और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। अब मन कर्म वचन पर सबसे ज़्यादा ये ध्यान देने योग्य बात है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव देता है, क्योंकि मन का कारक है चंद्रमा, तो सबसे पहले हमारी विचार शक्ति, हमारी सोचनी, हमारे बोलने पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और ख़ास तौर पे एक और चीज़ ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर केतु विद्यमान है सिंह में, अब ऐसी स्थिति में राष्ट्राध्यक्ष जो है सर्वाधिक प्रभावशाली में आएंगे, उनके अंदर इसका उद्वेग बढ़ जाएगा, गुस्से में डिसीजन लेना। और देखिए जैसा राजा तैसी प्रजा, अब जहाँ राजा अगर क्रोधित हो गया तो निश्चित तौर पर आक्रोश प्रजा में भी आएगा, तो इसलिए सर्वाधिक प्रभाव वहाँ देखने को मिलेगा। अब अच्छे की बात अगर आप करें तो कई जगह बहुत अच्छा है, जैसे जिनके पंचम भाव में लग रहा है तो उनकी प्रारब्ध जागृत हो रही है, तो जिनके एकादश भाव में लग रहा है तो उनके लिए धन के नए माध्यम खुल रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में कई राशियों के लिए बहुत उत्तम भी है, पर ये ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि तुला राशि के लिए बहुत अच्छा है, पर तुला राशि वाले जातक की राहु की दशा चल रही है और अंतर चंद्रमा का चल रहा है, तो अब क्या होने वाला है? अब निश्चित तौर पर उसके लिए कहीं ना कहीं समस्या आने वाली है। तो निश्चित ये है कि आपकी पत्रिका में क्या स्थिति है वह सर्वाधिक प्रभाव देने वाली है, इसलिए सबको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ कि होता रहे, आप वॉर जोन में बैठे हैं कोई बात नहीं, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ जाइए ना, आप कवच पहन लीजिए, तो नाम सिमरण जप मंत्र शक्ति, उसके आगे कोई चीज़ आपका प्रभावशाली नहीं। जेपी सिंह जी ये आपने सही बात कही बिल्कुल, कि अगर आप कहीं वॉर जोन में भी हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ जाइए तो आप बच जाएंगे, और उसी के तरीके, उसी के विकल्प लगातार आप लोग बता रहे हैं। संजय जी ये बताइए, जब से ये कार्यक्रम चल रहा है उसमें मैंने देखा, हालांकि आप कह रहे हैं कि कोई भी गुरु मंत्र आप बोल सकते हैं, जो भी आपके गुरु हैं उसके हिसाब से, और अभी प्रयागराज में भी यही कहा गया, वहाँ जो पंडित जी मौजूद थे, लेकिन मैंने ये देखा कि शिव मंत्र को लेकर भी बार बार कहा जा रहा है कि शिव जी से जुड़ी जो मंत्र हैं, जो कवच है, वो उसको आप बोले। क्या कनेक्शन, क्या किसी तरह का कोई कनेक्शन है? जी बिल्कुल। देखो शिव जी जो हैं उन्होंने चंद्रमा को धारण किया हुआ है, और चंद्रमा क्या है, शिव के मुकुट पे है। आप गंगा देखें, उनके मस्तिष्क से निकलती है, वो जल तत्व का ही प्रतीक है। और शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये सबसे बड़ा महामंत्र है, और इसमें पांचों तत्वों को माना जाता है। और आप देखें कि जो पंच तत्व हैं उनमें चंद्रमा क्या है, जल का कारक माना गया है। तो अगर आपको अपनी बॉडी का जल तत्व बैलेंस करना है, मन को बैलेंस करना है, आत्मा को बैलेंस करना है,
तो आपको शिव की उपासना करनी चाहिए। जब आप शिव का मंत्र उच्चारण करते हैं तो आपको एक प्रोटेक्शन प्राप्त हो जाती है। चंद्रमा का मंत्र करते हैं ओम श्राम श्रीम श्रौम से चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः। आपको मालूम होगा कि चंद्रमा की जो है 27 पत्नियां हैं, उसमें से रोहिणी जो है मुख्य रूप से मानी गई है। और रोहिणी जो उनकी पत्नी है, आप देखें जो सोमनाथ का मंदिर बना हुआ है गुजरात में, उसके पीछे जो है दक्ष की बड़ी स्टोरी है कि चंद्रमा को जो है दक्ष ने श्राप दिया था। तो क्या है कि धार्मिक मान्यताएं भी बहुत सारी हैं, साइंटिफिक भी बहुत सारी हैं, परंतु क्या है कि इसको पावर कैसे दी जाए वो सबसे बड़ी बात है। आप वाइट रंग के कपड़े ज़्यादा पहने, सफ़ेद वस्त्र पहने, चांदी का प्रयोग करें, हाथ में चांदी का छल्ला, हाथ में चांदी का ब्रेसलेट या चांदी के बर्तन में भोजन करें, ग्लास में पानी पिएं। तो चंद्रमा की जितनी वस्तुएं हैं वाइट, उनको आप अगर स्ट्रॉन्ग करते हैं कि कुंडली में अगर चंद्रमा किसी का नीच राशि में, वृश्चिक राशि में नीच का चंद्रमा होता है तो उसका मन बड़ा जल्दी से विचलित हो जाता है। जो कर्क राशि वाले लोग होते हैं उनको जल्दी से रोग सताने लगता है, मन में वो घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। ऐसे ही मीन राशि भी जल की राशि है, उनको भी जल्दी से घबराहट शुरू हो जाती है। तो ये जो 3 राशि हैं, तीनों ही जल तत्व की राशि मानी गई हैं। तो अब जब जल तत्व की राशि जिसकी भी हो उसको घबराहट होती है। और इस ग्रहण की हम खास तौर से अगर बात करें तो मेष राशि के लिए तो बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि उनके 11वें भाव में चंद्रमा और राहु जब 11वें भाव में होगा तो आपको धन काफ़ी अधिक प्रदान करेगा, क्योंकि 11वां घर जो आपका गेनिंग हाउस है, तो चंद्रमा भी देगा, राहु भी देगा। कहते हैं कि धन कैसे भी आए, फायदा कैसे भी हो, किसी भी रूप में हो, फायदा ही फायदा होगा। उसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की या कुंभ राशि की, तो उनके लिए क्या है, थोड़ा सा खराब सा कहेंगे, क्योंकि उनको काफ़ी पीड़ा हो सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए जो है अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको अपने मन को संतुलित करना है। तो अगर हर राशि की अगर बात की जाए तो किसी राशि के लिए अच्छा फल देगा, किसी के लिए बुरा फल देगा। परंतु क्या है कि चंद्रमा जो है आपके शरीर के अंदर जो जल तत्व है और मन का तत्व है वो चंद्रमा ही है। अगर उसकी पावर को आपको ठीक रखना है, बैलेंसिंग पावर करनी है, एट्यून करना है पावर को, तो आप जब पूर्णमासी, हर पूर्णमासी के दिन फुल मून के दर्शन करें और चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं। और भगवान शिव की उपासना, शिव के जितने भी मंत्र हैं, या ओम नमः शंभवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, महेशकराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च, इस प्रकार से शिव जी का जो मूल मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर जो है नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, इस प्रकार से जो है जो शिव के जितने भी मंत्र हैं भगवान शिव के तमाम मंत्रों का जाप करके हम एक बेहतर उपाय कर सकते हैं और आराधना जब तब कर सकते हैं। अदिति, आपका रुक कर लेते हैं। अदिति, अब किस फेज में पहुंचा है फिलहाल मून? और जैसा कि हम देख रहे हैं दुबई की तस्वीर हमने देखी, दुबई बिल्कुल रेड जैसा मून नजर आने लगा है। अभी भारत में क्या स्थिति आप देख और समझ पा रही हैं? यही अब देखिए, आप समय भी देखिए 11:39 हो गए हैं और 11:41 से टोटलिटी शुरू हो जाएगी। यही वो टोटलिटी का आप लोग भी वेट कर रहे थे कि हमें कब वो रेड और ऑरेंज शेड दिखना शुरू होगा। बस अब ये अम्बरा पूरा कवर हो चुका है। जो मैं इनर रिंग की बात कर रही थी, जो चंद्रमा के साइज की होती है, जब पृथ्वी की बिल्कुल सीध में ऐसे पॉइंट्स पे वो आता है, पेरिजी से पास हो रहा है, चंद्रमा एकदम बिल्कुल न्यूनतम डिग्री पे आज सीध में है पृथ्वी से। और यही वो टोटलिटी है जो अब शुरू होने वाली है। लगभग 2 या 3 मिनट में वो शेड हमें दिखना शुरू हो जाएंगे। कहीं कहीं हमें दिख भी रहे हैं, जैसे आप दुबई का दिखा रहे हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया में हम देख पा रहे हैं। तो बस इंडिया में भी अब ये टोटलिटी का टाइम शुरू होने वाला है। 11:41, 11:40 से ये शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और अभी 11:40 हुए हैं और मात्र 1 मिनट की बात है, यानी कि अदिति थोड़ी मतलब 1 मिनट के अंदर ही शायद हमें वो फर्क देखने को मिले, क्योंकि जो ऊपर तस्वीरें दिख रही है वो शायद दिल्ली की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अगर हम सही देख पा रहे हैं तो वो दिल्ली की तस्वीर आ रही है, लेकिन हाँ बाकी कुछ जगहों की तस्वीरें आई हैं जहां पर हम वो रेड मून जो है वो दुबई में तो पूरा ही देखने को मिला। दुबई में तो पूरा रेड हो चुका है। उसके पहले चेन्नई की हमने देखी, चेन्नई में भी बिल्कुल ब्लैक हो चुका था, लेकिन दुबई में रेड हुआ है। भारत में अभी जैसा बता रहे हैं आप 2 मिनट का वक्त होगा। ये कितनी देर तक इस तरह से रेड मून देखने का मौका मिलेगा अदिति? 11:41 मतलब 11:42 से आप उसमें कलर का शेड शिफ्ट होना देख पाएंगे। और ये 12:23 तक रहेगा। 12:23 तक आपको बहुत सारे शेड उसके दिखेंगे जो रेड और ऑरेंज शेड होंगे। तो अब ये बस शुरू होने वाला है। 2-3 मिनट में भारत में हर जगह दिखना ये शुरू हो जाएगा।
और ये लगभग आधे घंटे तक टोटलिटी रहेगी। मतलब वो आधे घंटे तक अम्बरा में उसी सीध में पास होगा। जब हम अर्थ जब ब्लॉक करेगी सनलाइट तो वो सारे शेड्स हम आज देख पाएंगे। बिल्कुल आदित्य, ये बताइए कि क्या हमें वो ये जो कलर्स जितने भी आप बता रही हैं वो रिंग के फॉर्म में हमें ऐसे दिखेगा चारों तरफ से, या किस तरह से हमें दिखेगा? ये नहीं, ये मैम ये सारी सरफेस पे आप देख पाएंगी पूरे सरफेस पे, यानी टोटलिटी में जितनी मून है उस पूरे मून पे, क्योंकि अर्थ सामने आ गई है। अर्थ हमेशा सामने आती है, पर जो आज डिफरेंस हो रहा है वो ये है कि उनके जो टिल्ट हैं वो एकदम अलाइंड है, यानी उनकी सीध अलाइंड है, उनके कोण अलाइंड है। अब इस कोण पे जब पृथ्वी ब्लॉक करती है सनलाइट, और जब वहां पे पृथ्वी के वातावरण से सन की लाइट पहुंचती है, क्योंकि सन डायरेक्टली वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है अभी, तो ये पृथ्वी की ही जरिए सनलाइट वहां तक पहुंच रही है, जो आज हमें रेड और ऑरेंज शेड दिखेंगे। क्योंकि जब डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है, जब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जब जाके सनलाइट व्हाइट कलर दूसरे 7 रंगों में, इंद्रधनुषी कलरों में बिखरती है, तो सिर्फ लाल और ऑरेंज शेड अंत तक जाते हैं, जो बहुत दूर तक जाते हैं। इसी वजह से हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम पे भी लाल और ऑरेंज शेड दिख पाते हैं, क्योंकि वो एंड तक बिखरते नहीं है। आज वही कलर्स वहां तक जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सीध में है, उनके कोण न्यूनतम है, एकदम सीध में से पास हो रहे हैं, तो इसलिए आप पूरी उसे देख पाएंगी। बिल्कुल। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है आदित्य, अगर आप उसका जवाब दे पाए। देखिए, यहाँ हम बात कर रहे थे कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो बिहेवियरल पैटर्न में चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, तमाम तरह की चीज़ें। आप ये बताइए कि जब अगर साइंस के नज़रिए से देखें, स्पेस साइंस आपने पढ़ा है, तो वहाँ पर चंद्र ग्रहण जब हो रहा है तो क्या किसी तरह का एटमॉस्फेरिक चेंज, वातावरण में किसी तरह का चेंज, एयर में किसी तरह का चेंज, एनवायरनमेंट में, क्या उसमें भी हमें कुछ देखने को मिलता है? जी, इसका जवाब मैं सिंपल भाषा में शुरू से देना चाहूंगी। जब आप कभी भी आप चंद्रमा को देखिएगा, आपको एक ही साइड चंद्रमा की दिखती है, क्योंकि जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो वो सिर्फ एक तरफ से लगाता है, वो सिर्फ ऐसे घूमता है, उसका दूसरा साइड हमें दिखता नहीं है, जिसपे चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई है, जो फार साइड है, साउथ पोल है। तो जब इतना पास में चंद्रमा जब पास से गुजरता है, पास से चक्कर लगाता है, इस शब्द को बोलते हैं टाइडल लॉकिंग। टाइडल लॉकिंग यानी क्योंकि पृथ्वी का 70 से ज्यादा प्रतिशत हिस्सा पानी से भरा हुआ है, और चंद्रमा इतनी पास से एक ही तरफ फेस करके गुजरता है, एक ही तरफ फेस करके ऑर्बिट करता है, तो चंद्रमा बहुत प्रभावित करता है वो पूरे पानी को, जिसका प्लैनेट ये बना हुआ है, जिस पे हम रह रहे हैं। अब इतना जब पानी पे वो प्रभाव अपना डालता है, ग्रेविटी का प्रभाव उसका पड़ता है, तो कहीं कहीं पे आप देख पाएंगे कि ज्वार भाटा जो हम बोलते हैं कि चंद्रमा से आता है, अगर आप उसको दूसरी ज्योतिष भाषा में बोले तो वो मन का कारक बताया जाता है, पर हम साइंस की भाषा में उसको ये सिद्ध कर पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा की टाइडल लॉकिंग इतनी पास से है, इतनी ग्रेविटी उसकी यहाँ पानी पे इफेक्ट डालती है कि हम ज्वार भाटा देख पाते हैं। या फिर जो चेंजेस आप बता रही हैं कि जब पृथ्वी के बहुत नजदीक से चंद्रमा निकलता है तो कभी कभी ठंडक हो जाती है, क्योंकि कभी कभी आप देख पाएंगे कि गैसेस जो है एयर में वो थोड़ी सी ठंडी मालूम पड़ती है, क्योंकि चंद्रमा फुल मून है या बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत पास है। उसका कारण यही होता है कि उसकी स्थिति ऐसी लॉकिंग है, इसको टाइडल लॉकिंग बोलते हैं, और ये ऐसी प्राकृतिक स्थिति है चंद्रमा की, क्योंकि वो हमारा ही चंद्रमा हमारा ही मून है, सैटेलाइट है। और एक और कारण जो मैं बताना चाहूंगी कि आज क्योंकि ग्रेविटी बहुत प्रभावित करती है फुल मून पे, फुल मून पूरा वो फेज होता है जो चंद्रमा का हम देख पाते हैं, इस वजह से चंद्रमा की पृथ्वी की सतह पे, पृथ्वी के पानी पे बहुत ज्यादा ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होता है, जिस वजह से कभी कभी कुछ हलचल हमें पता चलती है, या फिर कोई जो हम समुद्र में चेंजेस देख पाते हैं वो इस वजह से ही पता पड़ पाते हैं हमें। बिल्कुल रिति, और बस 11:45 का वक्त हो चुका है, और जैसा कि बताया रिति ने कि 12:23 तक जो रहेगा वो मुख्य रूप से रहेगा चंद्र ग्रहण। आप भी क्या इसे आप समझ पा रहे हैं जेपी सिंह साहब कि 11:42 से 12:23 इस दौरान क्या कुछ प्रमुख रूप से कुछ करना या नहीं करना, या बाहर निकलना नहीं निकलना, देखना या ना देखना? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, जिसको सुनकर जैसे अदिति मुझे बता रही थी, सब सुन रहे थे, तो मुझे बहुत आनंद आ रहा था कि एक्चुअली क्या है, हम किसी का खंडन मंडन करें, इससे बेहतर है कि उसके ज्ञान को भी समझें और उसको भी स्वीकार करें, ग्रहण करें। और दूसरी बात, जहाँ तक बात है कि इस समय में बाहर निकलें नहीं निकलें,
ये तो जब शुरू हुआ हम तब से ही कह रहे हैं कि ग्रहण के समय में बाहर विचलन ना करें, एक जगह स्थित हो जाएं। ये अलग बात है कि जेपी सिंह जी खुद बाहर से आए हैं स्टूडियो से, अभी मतलब आप बाहर से ही आए होंगे और बाहर जाना भी और है। बाहर फिर जाना भी है जी देखिए, यहाँ स्थितियाँ आ जाती हैं कि आप कर्म के लिए कहाँ क्या किस परिस्थिति में हैं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस स्थिति में जैसे हम नाम सिमरण की बात करते हैं, जब तब की मंत्र की बात कर रहे हैं, तो वो करना चाहिए। अब विशेषतः जिन लोगों को कल सुबह ऑफिस जाना है, अगर मैं उनको ये उपदेश दूं तो वो ये कहेंगे कि साहब सुबह ऑफिस जाना है, कल ग्रहण ऑफिस में लग जाएगा, इससे बेहतर है मैं सो जाऊं। तो मुश्किल ही सोना अनिवार्य है, क्योंकि कर्म की स्थिति ये कहती है। पर अगर आप कर सकते हैं तो इसका लाभ ले सकते हैं। कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अब यहाँ आपको ये देखना है कि आप किस तरह से समय का सदुपयोग करते हैं, क्योंकि आप मूवी देखने के लिए, नेटफ्लिक्स के लिए भी तो जागते हैं, एक दिन इसके लिए भी जाग जाइए, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, पर ये बात है कि आपकी श्रद्धा निष्ठा कितनी है, क्योंकि खाली ज़बरदस्ती डर की वजह से जागना और डर की वजह से मंत्र जाप करना कोई लाभ नहीं होने वाला। हाँ, लाभ तभी होगा जब आपकी पूर्ण श्रद्धा होगी। जैसे अभी आपने एक प्रश्न पूछा था, महादेव की बात कर रही थी। अब महादेव की अगर आप बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहली बात है कि वो हर समय में स्थिर हैं, और चंद्रमा को जिन्होंने शिरोधार्य किया वह एक ही चीज़ शिक्षा दे रहे हैं। शिव परिवार को उठा के देखिए, वहाँ पर आपको नंदी भी दिखाई दे रहे हैं, नाग देवता भी दिखाई दे रहे हैं, मोर भी दिखाई दे रहे हैं, मूषक भी दिखाई दे रहा है। तो एक समानता है। तो अपने जीवन में एक समानता की बात करनी है आपको, और वही शीतलता, समानता इस समय में आप एकत्रित कर सकते हैं, क्योंकि ये वह समय है जिसमें आप कोई भी इच्छा अपनी पूर्ण कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अहम समय है, और जैसा कि बताया 11:45 से लेकर 12:23 तक का। संजय जी, एक छोटा सा आंसर आपसे भी इस पूरे पीरियड को लेकर कि ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और आप इसे कैसे देखते हैं? जी देखो, बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं कहूँगा कि जो जागृत अवस्था में कहते हैं कि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो जीवन के अंदर जागृत अवस्था हमारा चेतन मन है, हमेशा हमें जागृत अवस्था में रहना चाहिए। और जब हमारी मन की स्थिति जागृत है, आत्मा की स्थिति जागृत है, आप सिर्फ जो है शरीर सो रहा है, अगर मन जागृत है आपका, तो उस अवस्था को जागृत अवस्था ही कहेंगे। व्यक्ति को जैसे स्वप्न अवस्था होती है, उसी प्रकार से जागृत अवस्था होती है। तो इस वक्त अपनी इंद्रियों का सही से प्रयोग करके और अपनी ऐसी पावर बढ़ाएं, जब चंद्र ग्रहण लग रहा है तो मंत्र शक्ति का जाप करके अपने अंदर कहते हैं कि जब हमारे ऋषि मुनि थे, वो जो है ग्रहण के वक्त जो है सिद्धियां प्राप्त करते थे। तो सिद्धि का अर्थ यह है कि कोई भी मंत्र सिद्ध करें, और सिद्धि करने से आत्मबल बढ़ेगा। आत्मबल बढ़ेगा तो आप अपना कल्याण तो करेंगे ही करेंगे, दूसरों का भी कल्याण कर पाएंगे। तो ऐसी शिक्षा मैं आपको कहूँगा, ज्ञान दूंगा कि आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए और सुनना चाहिए इस वक्त, और ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करने से ही चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं, और हमें देवा बनना है, लेवा नहीं बनना, क्योंकि हमें चीज़ों को देव, जैसे देवता ग्रहण करते हैं, भगवान शिव ने जो है चंद्रमा को धारण कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे हमें देव बनना है और लोगों के तो कल्याण ये के इस लिए ग्रहण काल में हमारी पूरी यही कोशिश रही कि हम जितना ग्रहण कर सके, जितना ज्ञान ग्रहण कर सके। आप लोगों से तमाम ज्योतिषाचार्य हमारे साथ बने हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुझे लगता है शुभम, हमने बहुत ही अच्छी बातें, बहुत पॉजिटिव बातें आज यहाँ पर ग्रहण की है। बहुत धन्यवाद आपका भी अदिति कि आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई, और मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग था आपसे बात करना और इन तमाम चीजों को साइंटिफिक पहलुओं से भी समझना। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।